बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, कोई सियासत में कल के दोस्त आज के दुश्मन और आज के दुश्मन कल के दोस्त बनते देर नहीं लगती। कब कौन कहाँ किसकी जरूरत बन जाए पता ही नहीं चलता। मजबूरियों और जरूरतों की इस नगरी में सभी जरूरतमंद ही पाए गए हैं। मुल्क के तूलो अर्ज पर फैली हुई सियासी अशराफिया का जायजा ले तो ढूंढने से भी एक ऐसा नहीं मिल सकता जो जरूरतमंद ना पाया गया हो। आम इंतखाबात का वक्त करीब है। फिर से शरीके इख्तिदार और बंटवारे के फॉर्मूले पर सियासी जरूरतमंद एक दूसरे के हम आवाज और बाहों में बाहें डालने की तैयारियों में है, क्योंकि जहां हदफ ही सब कुछ हो वहां नजरियात और मंशूर की क्या वक़्त हो सकती है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि बल्ले का निशान पीटीआई के लिए बड़ा इम्तिहान। खिलाड़ियों को बल्ला मिलेगा या नहीं, समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, कोई भी इदारा उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार पाए तो बल्ले समेत पीटीआई को सब मिलेगा। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात, जोड़ तोड़ की सियासत में तेजी, नून लीग की टिकटों का मसला कहीं हल कहीं इख्तलाफात बरकरार, कराची में तगड़े उम्मीदवार आमने सामने, कड़े मुकाबलों का इम्कान, शहबाज शरीफ NA 242 से दस्तबरदार, MQM से डेडलॉक बरकरार और सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद जमा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात करीब हैं। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे, बिलावल भुट्टो का सानेहा मॉडल टाउन की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नून लीग से दोबारा इत्तेहाद शर्मिंदगी का बाइस होगा और टिकटों की तकसीम, पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात सामने आ गए। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर बागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे PJ मीर साहब। मैं आपसे आगाज करूंगी PJ मीर साहब, जिस तरह से इंतखाबी निशान केस पर समाअत अब कल तक मुलतवी हुई है और चीफ जस्टिस ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार पाए तो बल्ले समेत पीटीआई को सब कुछ मिलेगा। चीफ जस्टिस क्या देख रहे हैं, खिलाड़ियों को बल्ला मिल जाएगा? मिल जाएगी की बात बनती नहीं है, मिलना चाहिए, उनका एक राइट है, हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, जो भी निशान है उसको मिलना चाहिए। लेकिन हमने पहले भी देखा है ये सारा गंद, आज भी देखा है। अभी आपने रेफरेंस दिया बिलावल का, ये बिलावल PDM में उनके अलायंस पार्टनर्स थे। आप उस वक्त मुतालबात तो नहीं किए थे कि जी मॉडल टाउन में क्या हुआ, उस वक्त साथ थे बिकॉज कन्वीनियंस थी। आज आप कह लो कि एक सियासी एडवर्सरीज बन गए तो अब आप एहतसाब भी मांगते हैं। तो आपने सही कहा कि ये वक्त वक्त की बात होती है और वक्त वक्त के साथ ही हम इस तरह चलते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बात आती है कि आज आप सारे एक जमात के पीछे पड़ गए हो तो फिर आप साथ ही सारे ही इकट्ठे ही नारा लगाते हैं हमें जमहूरियत चाहिए। ये जमहूरियत है? आप एक पार्टी को बिल्कुल बिल्कुल विल्डरनेस में फेंक रहे हो और खुद कह रहे हो कि हम जमहूर की आवाज है। जमहूर की आवाज नहीं है आप। हम सब एक सर्वाइवल मोड में है। पॉलिटिकल पार्टी सीट एडजस्टमेंट की सर्वाइवल मोड है, उधर से पीटीआई अपने वो जो उनका निशान है उसके सर्वाइवल मोड है। और इस वक्त आपने जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो उनको आपने फंसा के रख दिया। अब कुछ भी हो जाए, ये जब आप बात करते हैं बल्ले की निशानी, कुछ भी हो जाए चीफ जस्टिस ने डिसीजन देना ही देना है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है, पेशावर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है। अब बात आ गई है आपकी, तो आपने तो एक ना एक डिसीजन देना है। एक ने कुछ कहा और एक ने कुछ कहा, अब आप बताएं आप क्या कहेंगे। सो आई थिंक अ डिसीजन विल कम इन फेवर ऑफ पीटीआई बिकॉज इनको एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है और अगर जमहूरियत की तरफ जाना है, वेल दैट इज द वे टू डेमोक्रेसी। लेकिन हालात बहुत खराब है, हम सब सर्वाइवल मोड पे हैं, ये दोस्तियों के मोड में, अवाम भूख के मोड में। अब ये जो मोड्स हैं, इन मोड को कौन ठीक करेगा ये अल्लाह ही जानता है, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत ही खराब है और अल्लाह करे ये ठीक हो। दैट्स द वे। अब और एक ही तरीका है ना कि अगर आपने आगे जाना है तो आपने मिल के जाना है। मैं आपको गारंटी करता हूं, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं बार बार आपको भी शायद कहा है कि ये जो आज सिलेक्टेड बैठे हैं, ये इलेक्टेड तो नहीं है ना इंटरिम वाले, ये सिलेक्टेड हैं। तो ये सिलेक्टेड जो बैठे हैं इन पे कोई तनकीद अभी नहीं कर रहा। क्यों? कि ना इनका अगला है ना कोई पिछला है। अब बात आती है कि कोई भी पार्टी आगे आएगी, बिलीव मी, ये तनकीद का सबसे बड़ा शिकार होगा इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि डिलीवरेंस कोई कर नहीं सकता, ना कोई करेगा। इंडिविजुअली भी आ जाए नहीं करेगा, कलेक्टिवली भी आ जाए। कलेक्टिवली आएंगे एज ए नेशनल गवर्नमेंट, शायद आपको एक स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी कि आप पे तनकीद कम हो जाएगी, या बिल्कुल आप कह लो निगेट आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज
सिंगल पार्टी जो आएगी मेरे हिसाब से वो क्या 1.5-2 महीने भी नहीं चल सकेगी, क्योंकि इतने बुरे हालात हो गए। तो इकोनॉमिक यू टर्न कौन करेगा, कैसे करेंगे? आपके 100 मिलियन का जो डेट है, इसको कौन रीपे करेगा? हम तो अपना डेट जो आपको लोन मिल रहा है वो आप रीपे कर रहे हो उनको डेट के साथ। सो डेट टू डेट यू गोइंग बैक। सो आप कहाँ जा रहे हो मुझे बता दें। आप तो बिल्कुल ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हो कि रिकवरी इज एब्सोल्युटली it is not seen on the horizon till you take harsh decisions. और ये harsh decisions आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? आपका वोट बैंक खराब होता है। तो वोट बैंक खराब होता है, आप इलेक्ट नहीं होते हो। अगर आप साइड पे होते हो, आप पे केसेस आ जाते हैं। तो ये एक जो ट्रायंगल और एक साइकिल आ गई आपके सामने, ये बहुत बुरी है। देखो ना, आज आपके एक जज गए, फट उनके ऊपर एक कह रहे हैं जी कि इनका एहतसाब कर दो। जो सीट से हटता है आप उसका एहतसाब पे शुरू हो जाते हो। यार, आपने किसी को छोड़ा है? आपने फौज को नहीं छोड़ा, आपने सियासतदान को नहीं छोड़ा, अब आपने जज को नहीं छोड़ रहे, और जजेस आपके रिटायर क्या, रिजाइन कर रहे हैं। व्हाट डज दैट इंडिकेट? व्हाट डज दैट इंडिकेट? एक जज जो कि अक्टूबर के अंदर चीफ जस्टिस बनने वाला था, वो साइड पे क्यों? मुझे बताएं क्यों? ये क्या वजह है? तो इस वक्त सिचुएशन अच्छी नहीं है कि जब तक हम एक कलेक्टिव एक विजन के साथ ना आगे बैठे। हर बंदा अपने में, मौलाना साहब काबुल चले गए हैं, जाके बातें कर रहे हैं, नॉट रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। तो कर क्या रहे हैं मुझे बता दें प्लीज। ठीक है जी। रजी साहब, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जिस तरह से आज की समाअत में रिमार्क्स रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और कोई भी इदारा उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले को किसी और फोरम पर मर्जी के फैसले के लिए चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त के ऊपर हो जाएं। पहले भी पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, और उन फैसलों को नलिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑन द ऑब्जर्वेशन कि हम किसी भी सूरत में इंतखाबात को 8 फरवरी के ऊपर होने को के अंदर किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे। तो अब भी उसी हवाले से ही हम सब कह सकते हैं कि कड़ी है कि फिर पहुंची है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे 2 मुकदमात हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक फुल बेंच बना हुआ है, और उसके सामने अली ज़फ़र साहब जो कि PTI के सेनेटर भी हैं और वकील भी हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि जनाब इसको पेंडिंग रखा जाए। और इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में भी एक फ़ैसला आया है, उस फैसले की जो फुल जजमेंट है वो भी डिलीवर नहीं हुई, ताकि लॉजिक का पता चल सके उस फैसले के बॉटम के अंदर जो है। और इन दोनों फैसलों से पहले PTI जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, इनके दोनों फाइनल आउटकम से पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का ख्याल है कि वो किसके ऊपर जो है वो फैसला करे। आज की समाअत जो थी उसके बाद जो है उसकी ऑब्जर्वेशन सुनने के बाद और उसके अंदर जो सबमिशन थी वो सुनने के बाद जो है वो अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि PTI को बल्ला मिलने का इम्कान अब 50-50 रह गया। अच्छा, अगरचे मैं पहले सलमान आबद साहब कहते रहे हैं कि मिलेगा, वापस मिल जाएगा, और जो सबक उन्हें सिखाना था जी बिल्कुल, मैं भी सलमान आबद साहब से एग्री कर रहा था। अभी भी मैं 50% पे बैठा हुआ हूँ, अब 50-50 पे आ गया है। पहले मेरा ख्याल था 80-20 है या 70-30 है, लेकिन आज की जो ऑब्जर्वेशंस मैंने सुनी है उसमें ये 50-50 पे आ गया। लेकिन देखिए इसके अंदर जो है एक और बात भी है, और वो बात ये है कि 238 जगहों के ऊपर जो मुख्तलिफ आर्मी इंस्टॉलेशन है, मैं सिविलियन की बात नहीं कर रहा, अगर सिविलियन कर लें तो फिर 339 हो जाता है। 238 जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पूरे मुल्क के अंदर, उनके ऊपर 9 मई को से लेके 11 मई के दौरान अटैक्स हुए हैं और बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हुए हैं। पार्टी अगर उसको डिसोन कर देती तो मामला आगे चल पड़ते, मेरे दोस्त की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक के आगे चलिए अब, लेकिन पार्टी ने उसको ओन नहीं किया। जिसकी आज ताज़ा तरीन मिसाल है कि जब जमान पार्क में 9 मई को कोर कमांडर घर हाउस की तरफ जाने का फैसला हुआ PTI की मरकजी क़यादत की तरफ से, और वो गए, तो उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जाने से इनकार किया, और शफकत महमूद साहब जो कि उनके MNA थे
उनमें से वो एक शख्सियत थे जिन्होंने कहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और वो ज़मान पार्क से निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और अपने घर चले गए। आज उन्होंने अपने सूबाई और कौमी असम्बली दोनों से कागजात नामजदगी विड्रॉ कर लिए हैं। पार्टी ने उनको टिकट जारी नहीं किया। इसका मतलब है कि पार्टी 9 मई के तमाम लोगों को ओन करती है। जब आप ओन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप हेड ऑन कोलिजन की तरफ जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की तरफ के साथ। तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो फिर सिनेरियो डिफरेंट हो जाए। अच्छा, अगर आप उसको डिसोन कर देते कि जी ये हमारा मसला ही नहीं था, ये कुछ शरपसंद लोग थे, और 2-3 दफा उन्होंने कहा भी है, अभी पिछले दिनों जो लास्ट हियरिंग हुई है जेल के अंदर, वहां पे जो जर्नलिस्ट गए थे उनसे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हमारा तो इश्यू नहीं था, ये तो किसी और ने करवाया है, बैरूनी नासर थे, पार्टी के तो लोग ही नहीं थे। ओके, वेल एंड गुड, लेकिन जो लोग उस दिन इन हमलों के मुखालिफ थे उनको टिकट ना दिया जाने का मतलब कुछ और भी निकलता है। तो अगर पार्टी इसको ओन करती है तो दूसरी साइड भी अपने नुक्ता नजर को ओन करके बैठी हुई है। 238 इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला कोई छोटी बात नहीं है। ये इंडिया ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि उसको ये लैंडमार्क, ये माइलस्टोन हासिल हो जाएगा, और वो हासिल हो गया। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि दोनों, अगर ये हमने करना है तो फिर दोनों साइड्स को अपने से हटने की जरूरत है। खास तौर पे उन लोगों के सोचने की जरूरत है जो कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और पीटीआई को भी मौका मिलना चाहिए। तो उन्हें दूसरी साइड को भी कहना चाहिए कि भाई आप भी 9 मई से पीछे हट जाओ। तो लेकिन ये है कि वो उनका रूए सुखन चूंकि एक साइड पे होता है, तो इसलिए दूसरी साइड नहीं मान रही भी, अब क्या कीजिए। सही है। सलमान आबिद साहब, क्या लगता है खिलाड़ियों को बल्ला मिलेगा या नहीं? आपके ख्याल में कितने % चांसेस हैं? रजी साहब तो 50-50 पर आ गए। मैं तो अभी भी पुरुमीद हूँ कि उनको बल्ले का निशान मिलेगा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि अगर वो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो फिर आप इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को भूल जाएं, जो पीजे मीर ने बात की है। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही आउट कर दे और उनकी शनाख्त को आउट कर दें, उसके बाद कहें कि इलेक्शन बड़ा क्रेडिबल होगा। ये मुमकिन ही नहीं है। और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये बोझ भी शायद ना उठाए कि उसके ऊपर इल्जाम लगे कि उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को उसमें से आउट किया है। एक बात, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हर चीज मुमकिन होती है, अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता और ये एडवेंचर भी हमने करना है और मुहिम जोई भी करनी है तो बिल्कुल इजाजत है, करनी चाहिए। अब जो रिजवान रजी साहब ने बात की है 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर, जो कि मैं समझता हूं कि काबिल मुजम्मत है जो कुछ वहां पे हुआ, लेकिन फिर तो अब तक इन 8 महीनों के अंदर आपको पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देना चाहिए था। आपको उनके जिम्मेदारान जितने भी लोग शामिल थे उनको किसी मुकदमे के अंदर सजा सुनानी थी। वो तो अभी तक तफ्तीश ही स्टार्ट नहीं हो सकी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो बहुत से सवालात फिर उसके अंदर रह जाते हैं कि अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ है। जब साबित होगा तो फिर यकीनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, पॉलिटिकल पार्टी को भी बैन किया जा सकता है और उनके लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, सख्त सजाएं भी दी जा सकती हैं। वो एक अलग बहस। लेकिन मैं आपको जरा थोड़ा सा, रिजवान रजी साहब क्योंकि सियासत के तालिब इल्म है, ये पाकिस्तान में पहली दफा खेल नहीं हो रहा। भट्टो साहब से शुरू हो जाए और इमरान खान तक आ जाए। क्या हमने ये सारे एडवेंचर्स नहीं देखे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर? क्या हमने नहीं देखा कि मनपसंद बुनियादों पर हमने क्या क्या खेल नहीं खेले हैं? किसको किधर लाने के लिए, किसको निकालने के लिए क्या कुछ नहीं होता रहा है। तो ये कोई नया तजुर्बा नहीं हो रहा, कोई नया खेल नहीं हो रहा। अब ऐसे ही हम बिला वजह समझते हैं कि शायद पहली दफा पाकिस्तान में कोई इस तरह का तजुर्बा हो रहा है। हमारी जुडिशरी का भी किरदार सबके सामने है। हमारी तो जुडिशरी की नजीर ये है कि हमने नजरिया जरूरत के तहत फैसले किए हैं, भट्टो की फांसी से शुरू हो जाए और आखिर तक आ जाए। यही वजह है कि हमारी जुडिशरी कहाँ खड़ी है वो भी हम सबको पता है। हमारी सियासत कहाँ खड़ी है, जमहूरियत कहाँ खड़ी है वो भी हमको पता है। एक वक्त में एक जमात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के सहारे के साथ खड़ी हो जाती है, दूसरी जमात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत में खड़ी हो जाती है। फिर दूसरे वक्त में जो मुखालफत में खड़ी हुई थी वो एस्टैब्लिशमेंट की हमायती बन जाती है और जो हमायत में खड़ी थी वो मुखालिफ बन जाती है। यानी हमने कौन से सियासी और जमहूरी असूल तय किए हुए पाकिस्तान के अंदर? सब इस वक्त एक मुनाफकत की सियासत कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ना, वो नवाज शरीफ साहब का वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ खड़ा है, मुझे बताइए जरा। या पीपल्स पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती थी वो आज कहाँ खड़ी है? या पीटीआई जो है वो बड़े दावे कर रही थी, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ा रोमांस कर रही थी, आज वो कहाँ खड़ी है? मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामी इनकलाब कहाँ खड़ा है? और एमकेएम की वो जो वहां की महाजर हकूक की तहरीक है वो कहाँ खड़ी है? देखिए, सब अपनी अपनी अपॉर्चुनिस्ट किस्म की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसका नतीजा है ना, उसका नतीजा जो हम देख रहे हैं। और हमारी सियासी जमातों के अंदर खानदानी सियासत की इजारादारी भी देखनी है
तो इन टिकटों की तकसीम को देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी बीवी के लिए भी, अपनी भांजी के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए, बाकी लोगों ने, सबने अपने अपने हिस्से अपने नवाजी हैं। कोई यहाँ पे कोई सियासत को थोड़ी देख रहा है, वो तो देख रहा है कि मेरा खानदान कितना मजबूत होता है। ये जो लाहौर के सदर हैं, सैफ खोकर वगैरह, अफजल खोकर वगैरह, उन्होंने 4 सीटें ले ली हैं लाहौर से, 2 बच्चों के लिए ले ली हैं, 2 अपने लिए ले ली हैं। ये जो हमारे यहाँ इसी तरह से बाकी पार्टियों के, खुर्शीद शाह साहब ने अपने दामाद के लिए भी लिया, अपने बेटे के लिए भी लिया। यानी अंदाजा लगाइए ना हमारी सियासत के तौर तरीके क्या हैं। और फिर हम उनसे कह रहे हैं कि आपकी वजह से पाकिस्तान में सियासत मजबूत होगी, आपकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी, आपकी वजह से पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, आपकी वजह से माशी इनकलाब आएगा, आपकी वजह से हमारे सियासी और जमहूरी होंगे। ये जो हमने एक जो 2 अमली सियासत शुरू की हुई है, उसका नतीजा है कि आज पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत कमजोर है। और हमारे यहाँ इंतखाबात कोई पहली दफा मुतनाज़ा होने नहीं जा रहे, हिस्ट्री है। आप 70 के इंतखाबात से चले और सफर करते 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 2018 के सफर तक आ जाए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे इंतखाबात की तारीख क्या है। और किसी ने अगर उसकी तारीख पढ़नी है तो डॉक्टर वसीम साहब जो लम्स के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब पढ़ लें, पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने किस किस्म के इलेक्शन करवाए और किस किस्म की खेल खेलते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि कुछ अब वक्त आ गया था कि हम अपनी चीजों की करेक्शन करें, लेकिन हम करेक्शन करने की बजाय उसी तरह के पुराने खेल के साथ चल रहे हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। एक पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के हक में है, एक पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, एक पार्टी को आपने इंतखाबी अमल से बाहर रखना है या उसके हाथ पैर बांधने हैं, एक पार्टी के लिए आपने सोलतकारी के सारे रोल प्ले करने हैं। तो खेल तो जारी है और वो खेल जो है को पिछले 2-3 सालों से तो नहीं शुरू हुआ, ये तो कई दहाइयों से पाकिस्तान में सियासत का खेल चल रहा है, जहां सियासत भी यरगमाल है, जमहूरियत भी यरगमाल है, इंतखाबात भी यरगमाल है, वोटर भी यरगमाल है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो पहले हमने आलमी इदारों के हाथों यरगमाल बनाई हुई। सलमान अभी सब निकालना किसने इस भंवर से, इस सारी सिचुएशन से? देखिए, निकालना तो सियासतदानों ने, सियासी जमातें ही रेजोल्यूशन देती है ना। जमहूरियत के अंदर तो रेजोल्यूशन सियासी जमातों के पास होता है। अब आप देखिए ना, अभी ये वजीर खारजा बने हुए थे 17 माह पीपल्स पार्टी के, बिलावल साहब, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर, और क्या क्या रोमांस इनका शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं चल रहा था। अब जरा इनके एटीट्यूड देखें, जरा किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं बिलावल साहब। यानी अंदाजा लगाइए, कोई बंदे को शर्म भी होनी चाहिए कि यार मैं एक पार्टी का वजीर खारजा रहा हूं और अब मैं किस तरह से लताड़ रहा हूं। भाई अगर आपने सच बोलना था तो उस वक्त भी बोलते 17 माह। या पीपल्स पार्टी वाले जिस वक्त नून लीग के साथ पिछला रोमांस कर रहे थे, तो आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब कहते थे पेट फाड़ के मैंने जरदारी के पेट में से पैसे निकालने हैं। फिर वो देखा फिर कैसे अपना दोस्तियां हो गई, रोमांस चल पड़ा। तो ये जो हमारी सियासत तो इन्होंने लानी है ना, की वजह से तो सियासतदान जो है वो यहाँ पर अपना कोई बड़ा रेलिवेंट रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के बारे में वो इस्तेमाल नहीं करते जो होना चाहिए था। क्योंकि वही बात है ना कि जब हदफ ही सब कुछ हो तो फिर नज़रियात और मंशूर की कोई वक़्त तो होती नहीं है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कुछ बात करेंगे आम इंतखाबात में एक जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर है, क्या चल रहा है इस वक्त सियासी सिनेरियो। मजीद गुफ्तगू करें इस ब्रेक के बाद। सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करें हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक। सोल सिटी लाहौर जदीद तर्ज तामीर का एक शाहकार और अजीमुशान प्रोजेक्ट, पाकिस्तान में पहली दफा। कल दी सैक वॉक, क्लॉक टावर, 24 घंटे सिक्योरिटी और दी ओवल वॉक कमर्शियल बिल्डिंग्स के दरमियान अपनी तर्ज का मुनफरिद पार्क बिजनेस कम्युनिटी के लिए बाकायदा सोल बिजनेस बे बनाया जा रहा है। बुकिंग और पेमेंट प्लान के लिए हमारी वेबसाइट soulcity.com.pk विजिट करें और कॉल 111-768-505। सोल सिटी, सोलफुल लिविंग। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करें हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक। सोल सिटी लाहौर जदीद तर्ज तामीर का एक शाहकार और अजीमुशान प्रोजेक्ट, जदीद मुनफरिद मुस्तहकम जिंदगी का आगाज। हमारी वेबसाइट soulcity.com.pk विजिट करें और कॉल 111-768-505। सोल सिटी। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन।
बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। PNN सबकी आवाज। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करें हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आम इंतखाबात जोड़ तोड़ की सियासत में अब तेज़ी देखने में आ रही है। नून लीग की टिकटों का मसला कहीं हल हुआ है और कहीं पर इख्तलाफात ताहाल बरकरार हैं। कराची में तगड़े उम्मीदवार आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, कड़े मुकाबलों का इम्कान है। शहबाज शरीफ ने 242 से दस्तबरदार हो गए, MQM से डेडलॉक भी बरकरार है और सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद जमा कराई गई है। नसीर वागा साहब, पहले तो मुझे बताइएगा, क्विकली कमेंट इस पर भी कर दीजिएगा, आप क्या देख रहे हैं आज की समाअत में जो रिमार्क्स रहे चीफ जस्टिस के, उसके बाद कितने % चांसेस हैं कि बल्ला जो है वो खिलाड़ियों को वापस मिल जाएगा? और साथ ही मुझे ये बताइएगा, जो करारदाद एक बार फिर से जमा करा दी गई है, इलेक्शन मुलतवी कराने की एक और करारदाद, क्या माजरा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो मूड स्विंग्स थे वो बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे थे। कभी वो अच्छे मूड में होते थे, कभी वो अच्छे मूड में नहीं होते थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के से जो है ना उसको जोड़ दिया बल्ले को, कि अगर तो ये इंतखाबात ठीक हुए और उन्होंने इस बात को मान लिया चीफ जस्टिस ने, तो फिर शायद PTI को बल्ला मिल जाएगा। एक बड़ी अहम बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पहले स्टे दिया, बल्ला दे दिया, फिर उन्होंने वो खारिज कर दिया और उसके बाद बेंच ने उनको बल्ला भी वापस कर दिया और उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी कबूल कर लिए। यानी गौहर साहब को उन्होंने फिर चेयरमैन मान लिया। अब हैरान कुन बात है कि हाई कोर्ट के 2 जजेस ने जो भी फैसला दिया, अब सुप्रीम कोर्ट एकदम उसको नल एंड वॉइड या उसको उलट कैसे करेगी। ये एक मेरा ख्याल है एक मुश्किल फैसला होगा चीफ जस्टिस के लिए। अच्छा। कि दायरे नीचे की वो कोई छोटी कोर्ट्स नहीं है। देखिए, पेशावर हाई कोर्ट कोई आम कोई सिविल कोर्ट थोड़ी है कि वो कहेंगे कि ये कौन सा, चले जी हम इनको तो अंडू कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इस पे फिर बहुत सारी बातें उठेंगी और जो मेरे बाकी पार्टिसिपेंट दोस्त कह रहे हैं, आपने इलेक्शन के ऊपर क्रेडिबिलिटी की मोहर। अच्छा, PTI, तो फिर जब PTI बाहर निकल गई तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में बार बार अपने सारे प्रोग्राम्स में, पाकिस्तान की हद तक मत समझे, पूरी दुनिया की नजरें हैं जहां जहां पाकिस्तानी बैठे हुए, उनके दूसरे आपका IMF की नजरें हैं आपके इलेक्शन पे, तो फिर कौन मानेगा आपके इन इलेक्शंस को? और इनका मानना, इनकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी जरूरी है, हमारे मुआशी हालात के लिए, हमारी सिक्योरिटी के हालात के लिए, बाकी भी हर जगह पे हमारे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है इस वक्त पाकिस्तान की। और 8 फरवरी को वो कहते हैं कि इलेक्शन होने हैं और दूसरी तरफ सेनेट में दूसरी करारदाद सामने आ गई है कि ये कौन लोग हैं, है ना, जो ये करारदादें पेश कर रहे हैं। अब बुलाए ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको कि भाई आप मेरे फैसले पर, जब मैंने कहा था कि किसी ने बात भी नहीं करनी, तो फिर बात वो आ गई ना कि फिर पार्लियामेंट सुपीरियर हो गई ना फिर यहाँ पे, और जुडिशरी जो है वो खामोश हो गई। हालांकि मेरा तो ऐसा ख्याल नहीं था, चीफ जस्टिस को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भाई अगर पाकिस्तान अब जमहूरियत के ट्रैक पे आ ही रहा है तो ये कौन सा तरीका है कि आपने अब ये करारदादें पेश करनी शुरू कर दी हैं जिससे लोगों के अंदर शक्को शुबहात पैदा हो रहे हैं। फिर इलेक्शन के बारे वो जो एक मूवमेंट चलनी थी वो नहीं चल रही, एक तरफ बल्ला नहीं मिल रहा, अदालतों में केसेस हैं, कईयों के अभी तक जो पेपर्स हैं वो नॉमिनेशन अभी अल्लाह अल्लाह करके जी अब कोई जो फाइनल हुए उम्मीदवार, देखिए उनमें कितनी कंट्रोवर्सी है। आज जो काफ लीग ने काम किया है उस पर गौर करें। उन्होंने, चौधरी शुजात ने किस तरह ब्लंट कह दिया है कि नहीं जी ये तो सीट एडजस्टमेंट वाला कोई तरीका ही नहीं है। असल बात है, मैं आपको एक अंदर की बात बताने लगा, हुआ ये है कि जहां सीट एडजस्टमेंट नहीं थी वहां पे जो काफ लीग के लोग थे ना, वहां इन्होंने कहा था कि हम
आपके साथ हर तरह की कोऑर्डिनेशन करेंगे, अच्छा। लेकिन जो नताइज वो चाहते थे काफ लीग वाले वो उनको नहीं मिले, जिसके बाद चौधरी शुजात बिल्कुल खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सीट एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां नून लीग ने के कई दरपर्दा लोग खड़े हुए हैं, उनको वो इनडायरेक्टली सपोर्ट नून लीग कर रही थी। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने अगर कराची से अपने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं तो यकीन जाने उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। अच्छा। वहां पे इस वक्त मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बता रहा हूं, मैंने कराची में बहुत सारे लोगों से मेरा राब्ता है, मैंने वहां चलें। पॉलिटिकल क्वेश्चन सारी पूछी है, तो वहां पे जो इस वक्त उम्मीदवार एमक्यूएम वाले ज्यादा मजबूत है, इन्होंने बहुत अच्छा किया, उन पे एहसान करके शहबाज शरीफ साहब ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। ये एक अक्लमंदाना सियासी सही फैसला है, है शहबाज ठीक शरीफ है साहब। जी, और मेरा ख्याल है ठीक कि है। इस पीजे तरह मीर शायद साहब को अब भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। पीजे मीर साहब, ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि नून लीग का गुलाम सरवर के लिए सीट खाली छोड़ना शर्मिंदगी का बाइस होगा। जब पार्टी पर हमले हो रहे थे तो तब तलाल चौधरी और दानियाल अजीज ने पार्टी का फ्रंट लाइन पर दिफा किया था। तो वर्कर्स की कुर्बानियों को पैराशूटर्स के लिए नज़रअंदाज करना नून लीग का अच्छा फैसला साबित हो पाएगा आपके ख्याल में? नहीं जी, ये तो नवाज शरीफ ने पहले फैसला कर लिया कि पैराशूटर्स को नहीं रखेंगे। वो उन्होंने तो बड़ी देर का फैसला किया। लंदन में मेरे साथ जब इनकी मुलाकात हुई थी उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि उनको नहीं रखेंगे। और जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुई थी उस वक्त भी जब इनको पहला सवाल किया था नवाज शरीफ और बेनज़ीर को, दोनों को मैंने कहा था कि क्या आप लोगों को रखेंगे? उन्होंने कहा हम नहीं रखेंगे। तो द क्वेश्चन इज कि अगर आज आप रख रहे हैं तो आप क्या आपके अंदर वो ट्रस्ट बहाल हो गया? और गुलाम सरवर साहब विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, इन्होंने तो पीआईए का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जो इन्होंने डिसीजन लिया था, आज आपकी फ्लाइट्स कहीं नहीं जा रही हैं, ऑल बिकॉज ऑफ हिज स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट। तो आप इसमें तो कोई इंक्वायरी हुई नहीं है, इस पे तो कोई बात भी नहीं अभी हुई है कि आपकी सबसे बड़ी नेशनल एयरलाइन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल खड़े लाइन लग गई है बिकॉज ऑफ वन स्टेटमेंट। आपने पायलट्स को क्या कह दिया, जिन्होंने झूठे इल्जाम लगा दिए, आपने पूरी एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे शख्स को तो कभी नहीं रखना चाहिए। बट अब यहाँ आती है सीट एडजस्टमेंट की। मैं टोटली एग्री विद चौधरी शुजात। भाई सीट एडजस्टमेंट क्यों? चौधरी साहब तो पहले डसे हुए हैं ये 9 बंदों के साथ जनूबी पंजाब। आप जाएं इनसे पूछे, ये आपको दिखाएंगे साइंड एफिडेविट्स। ये जो सदर्न पंजाब के थे कि हम जी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, उसके बाद आके हम आपके साथ होंगे, सब भाग गए। तो चौधरी साहब इज वो खुद एक इस चीज का डसे हुए। अब बात आती है सीट एडजस्टमेंट। ये व्हाट इज दिस सीट एडजस्टमेंट? भाई पीएमएलएन का एक अपना नजरिया है, पीपल्स पार्टी का अपना, पीटीआई का अपना, हर एक का अपना नजरिया है। तो अगर तुमने नजरिए के छोड़ के और एडजस्टमेंट करवानी है तो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी आर यू टॉकिंग अबाउट? आप किस नजरिए से फिर सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप लड़े अपने मंशूर से, 10 वोट आपको ईमानदारी के मिले से वेल डन। अगर आपको 100 वोट चोरी का मिले और एडजस्टमेंट, आई डोंट थिंक दैट्स पॉलिटिक्स। इस तरह नहीं होता दुनिया के अंदर। यहाँ होता है, लेबर पार्टी में होता है, नो। इसमें लिबरल डेमोक्रेट्स कंजर्वेटिव्स होता है, नो। रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स होता है, नो। हम ही है सीट एडजस्ट क्यों करनी है? क्योंकि हमने कॉरिडोर्स ऑफ पावर में रहना है। और वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में रहने के लिए आप मरवा किसको देते हैं? अवाम को। अब मुझे आप बताओ है ना, क्या आप इस नजरिए के साथ अगर चलेंगे तो आपके अपने नजरिए कहाँ गए? आपका जो एडजस्टमेंट का नजरिया आपके साथ मिलता है, वो तो इसलिए मिलता है क्योंकि आपने, वो कहते हैं खाओ और खिला और खाए जाओ दोनों मिलके। तो इस तरह नहीं चलती है। हमें अपने आप को टोटल रिफॉर्म करना पड़ेगा, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बड़ा ही नाजुक है और बड़ा ही फ्रेजाइल है। जहां चलना चाहे सब मिलके चल जाते हैं। आज देखो ना, आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज वही बात कर रहे हैं कि पीडीएम इकट्ठी हुई क्यों हुई? एक आदमी के लिए। वो आदमी साइड पे हुआ, ये आपस में वापस लड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। अब मुझे बताओ, हंसी की बात है कि नहीं? कितने हंसी और मजाक की बात है कि एक आदमी को करके, तो तुम जिस नजरिए से खड़े थे तो तुम्हारा तो नजरिया ही कोई नहीं था फिर ना। यू हैड नो नजरिया, नो विजन एट ऑल। इट वाज अ मायोपिक विजन। और आप देख लो फिर उसके बाद आपके साथ हुआ क्या इकोनॉमिकली। सो बेसिकली इस वक्त मैं बार बार जो रिटरेट कर रहा हूँ, आप एक नेशनल गवर्नमेंट बना लो, सिलेक्ट करके भले बना लो। और इलेक्शंस, वेल कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको कहता है बड़ी देर का होना चाहिए था, उसकी भी आपने जड़ मार दी। अब आपने 8 का दिया टाइम, उसके अंदर आपको अभी आपने जो बात की है सेनेट के अंदर, वहां कोरम पूरा नहीं है। आप अंदाजा लगा, कोरम पूरा नहीं था तो आपने कह दिया हाँ जी इलेक्शन होने चाहिए। तो अब वो कह रहे नहीं जी वहां तो कोरम ही पूरा नहीं है। अब मुझे बताओ,
कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसको अनडन कैसे करोगे? आप मुझे बता दो। विल कम इनटू एक्शन। सो सारी चीजें तो कोर्ट्स डिसाइड कर रही हैं। सो व्हाट अबाउट द पार्लियामेंट, द सेनेट, और जो आपके जो दूसरे इदारे हैं, क्या करेंगे वो? तो हमने अपने आप का एक मजाक और खिचड़ी बना दी है। इससे किस तरह निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, आई थिंक इसकी गिद्दड़ सिंगी सिर्फ मैं कहूँगा कि रजी के पास ही है और किसी के पास चले उनसे ही जान लेते हैं। जी रजी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस शहर लाहौर के अंदर हमारे बहुत सारे सहाफ़ी और तबसरा निगार जो हैं वो इस बात के ऊपर मियां नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज लड़ते लेते रहेंगे कि 1997 के इलेक्शन में जो मेरा ख्याल है। अच्छा रजी साहब, आपकी ऑडियो का कुछ इशू है, जब तक वो दुरुस्त होता है हम सलमान आबिद साहब की जानिब चलते हैं, फिर आपकी जानिब वापस आते हैं। सलमान आबिद साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बात अभी पीजे मीर साहब कह रहे हैं, अब ईमानदारी की बात तो यह है कि हम सब लोग लिखने वाले या बोलने वाले या पढ़ने वाले लोग जो हैं इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, पाकिस्तान का रियासती निज़ाम, पाकिस्तान का माशी निज़ाम, पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इस रवायती अंदाज से नहीं चल सकेगा जो आज चल रहा है। और मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सियासी जमातों के पास कोई प्रैक्टिकल वे आउट नहीं है कि इस क्राइसिस से कैसे निकलना है। बात तो सही आप बिलावल भुट्टो को, नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान को, फजल रहमान को और बाकी लोगों को स्टेज पे बिठाएं और 10 माहिर माशियात का एक पैनल बनाएं और उनसे जरा गुफ्तगू करें कि आपके जहन में मईशत का क्राइसिस कैसे दूर होगा। अगर ये जवाब दे दें तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, इनके पास कोई वे आउट नहीं है। इनसे पूछिए पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे रिजॉल्व होना है, इनसे पूछिए कि आपका इकोनॉमिक क्राइसिस, अपना सिक्योरिटी क्राइसिस कैसे रिजॉल्व होना है, गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करना है। इनको बस एक बात का पता है कि हमने अपनी जायदाद कैसे बनानी है, अपनी दौलत कैसे इकट्ठे करनी है, अपने बच्चों को कैसे नवाजना है, अपने खानदान को कैसे नवाजना है, बाहर की दुनिया में कैसे अकाउंट्स खोलने हैं, कैसे अपनी प्रॉपर्टियां बनानी है। और इसमें सिर्फ सियासतदान शामिल नहीं है, आपकी टॉप क्लास रूलिंग एलीट जो मुख्तलिफ शोबा से मुंसलिक है वो भी शामिल है। तो इसलिए अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जिस तर्ज की सियासत हो रही है, इस तर्ज की सियासत से तो पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत नहीं मजबूत होगी। ये जो पैसों की बुनियाद पर खेल खेला जा रहा है, टिकटों की खरीदो फरोख्त होती है, टिकटों की बंदर बांट का जो निजाम ने बनाया हुआ है, उसमें आप देख लेंगे किस तरह से आप खिदमत करेंगे। एक पार्टी, मैंने कहा है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाती है, एक पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में खड़ी हो जाती है ना। उस एक दूसरी दोनों जमातों को देखें तो उनकी कोई जमहूरियत से कमिटमेंट कितनी मजबूत होती है वो आपके सामने मौजूद है, पता है सबको कि कितने वो जमहूरियत चाहते हैं। तो इसलिए ख्याल है कि ये इलेक्शन भी होते रहेंगे, सियासत भी होती रहेगी, जमहूरियत भी होती रहेगी। अलबत्ता पाकिस्तान को कैसे हमने वे आउट की लेके चलना है आगे की तरफ, कैसे उसमें बेहतरी के इम्कानात पैदा करने हैं, इस पर वो संजीदा बहस जो है, जो हमारे यहाँ सियासतदानों के अंदर और बाकी स्टेक होल्डर के अंदर होनी चाहिए, वो नहीं है। हमारे मीडिया के अंदर भी जो डिस्कशन का ज्यादा डिस्कोर्स है, पीजे मीर भी इत्तेफाक करेंगे, रिजवान रजी भी और अपना बागा भी, हम ज्यादातर पर्सनालिटीज के दरमियान कहीं फंस के रह गए हैं। हम नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान की शख्सियत के गिर्द घूमे खड़े हैं। हमें नहीं मालूम कि सिस्टम को कैसे लेके चलना है, इनके पास क्या ऐसा रेजोल्यूशन है जिसको आगे लेके चलने की जरूरत है, रियासती निजाम को कैसे दुरुस्त करना है, मईशत के चैलेंजेस को कैसे डील करना है। तो मुझे लगता है हमारा जो क्राइसिस है वो अब इलेक्शन से बड़ा क्राइसिस है। हमारा क्राइसिस जो है वो सियासत और जमहूरियत ज्यादा बड़ा क्राइसिस है। हम स्टेट क्राइसिस का शिकार है और रियासत को जब तक हम ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे और उनको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा कार में, लीगल फ्रेमवर्क में नहीं लेके आएंगे और सियासत को पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान अपने लिए अच्छे हालात नहीं पैदा कर सकेगा। सही है जी। रिजवान रजी साहब, देखिए, हमारी तरजीहात का अंदाज़ा तो आप इससे कर लीजिए ना कि हम 250 अरब रुपए से ज़्यादा लोगों में तकसीम कर देते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर, लेकिन 2.5 अरब रुपया सिर्फ हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग का बजट नहीं है कि हम लोगों को हुनरमंद बनाएं ताकि अगर वो बाहर भी जाएं तो ज़्यादा सैलरी के ऊपर एम्प्लॉय हों, अगर वो मैन पावर के तौर पे एक्सपोर्ट भी किए जाए। मैं आगे कर रहा हूँ जनाब सलमान आबिद साहब की बात, लेकिन एक बात जिसके ऊपर मैं पहले करने लगा था और माइक ठीक नहीं था, वो ये है कि हम इस वक्त जनाब पूरी अगर हम देखें तो एक जो सेगमेंट ऑफ
तबसरा निगारान एंड एंकरान है, वो इस बात के ऊपर जो है वो मुसर है कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो टिकट दिए हैं जनाब, ये पैरा ट्रूपर को दे दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। इस शहर के अंदर ये दास्तान सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया कि नवाज शरीफ जो है वो अपने वादे के ऊपर अमल नहीं करता। देखिए, उन्होंने परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाना था और जैसे ही जनाब 2/3 अक्सरियत आई 97 के इंतखाबात के अंदर तो ये मुकर गए। ये जो इस वक्त वो पैरा ट्रूपर्स को टिकट्स दे रहे हैं, ये वो लोग हैं पीटीआई के जिन्होंने अपनी पार्टी से डेविएट किया और अदम एतमाद के अंदर वोट दिया इस शर्त के ऊपर कि जब उनको डी-सीट कर देगी उनकी पार्टी पीटीआई तो पीएमएलएन उनको अकोमोडेट करेगी। वो लोग जो पिछले 30-20 साल से ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनके प्रोपेगेंडे की आज डेथ हो गई कि नवाज शरीफ अपना वादा पूरा नहीं करता, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर खड़ा नहीं होता। उसने अपनी पार्टी के अंदर जितनी भी मुखालफत थी वो मोल ली है, लेकिन उन लोगों को ऑलमोस्ट 90% को अकोमोडेट किया है। उसकी कॉस्ट है, मतलब उसके अंदर चौधरी गुलाम सरवर जैसा शख्स शामिल है जो नवाज शरीफ का तबूत वापस आने की बात करता था, लेकिन जब बात वादे के ऊपर आ गई, पॉलिटिकल कमिटमेंट के ऊपर आ गई, तो नवाज शरीफ ने वो जाती गराज नहीं देखा। लेकिन चूंकि आप सुन लीजिए ना, मौका दूंगी मैं आपको सलमान आमिर साहब। कि आपको बाद में आपका मसला ये है कि आपको बाद में बोलने का मौका मिलना चाहिए ताकि आप मेरी बातों को नेगेट कर सके। आपके प्रोड्यूसर साहब आपको देंगे बाद में मौका, मेरे बाद उन्होंने भले आप 4 दफा भी बोल चुके हों, अगर मैं बोल जाऊं तो उन्होंने फिर आपको बुलवाना। देखिए, जिसने कमेंट देना है उसका तो कमेंट हमने लेना है रजी साहब, भले वो आप हो, भले वो सलमान आमिर साहब हो। मैंने तो उनकी बात के ऊपर बात ही नहीं की। मैंने तो उनकी बात के ऊपर बात ही नहीं की। आप बात मुकम्मल कीजिए। मैंने उनकी गुफ्तगू के ऊपर कोई बात ही नहीं की, लेकिन मैंने तो इस प्रोग्राम का असूल बताया है कि अगर मैं बोल जाऊं तो उसके बाद फिर लाजम हो जाता है कि सलमान भाई को मौका दिया जाए। तो चलिए दे उनको मौका। लेकिन मैं बात ये अर्ज कर रहा हूं कि ये हम इस शहर के अंदर रहते कि देखिए, बात ये है कि सियासी पार्टियां जो हैं, अगर उनके अंदर कोई असूल आने लगा है तो हमने दूसरी साइड से घेर लिया कि देखें जी, पॉलिटिकल वर्कर को नजरअंदाज कर दिया, उनको ये कर दिया, उनको वो कर दिया। ये उन पार्टियों का अंदरूनी मामला है जिस पार्टी को वो अकोमोडेट नहीं करेगी। देखिए ना, तलाल साहब जो हैं, उनको सेनेट की टिकट उन्होंने ऑफर कर दी है और एडवाइजर बनेंगे वो अगली फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, अगर बन गई तो, वरना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, और यूं वो अपनी टिकट से विड्रॉ कर गए हैं। इस तरह बाकी भी जो लोग हैं जिनको उन्होंने टिकट से विड्रॉ करवाया है, उनको भी उसके बदले में उन्होंने कुछ ना कुछ ऑफर किया है। अगर लोग उससे मुतमईन होंगे तो वो पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, वरना वो दानियाल अजीज की तरह अलग हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। दानियाल अजीज साहब पीएमएलक्यू से आए थे और पीएमएलक्यू में वो पीपल्स पार्टी से आए थे शायद, मुझे जहां तक याद पड़ता है, या पीएमएलएन से गए थे और वहां से वो इनहेरिट हुए थे पीएमएलएन के अंदर, और पीएमएलएन ने उनको ओन किया था। लेकिन अब अगर वो अपने करीबी अजीज के लिए टिकट चाहते थे, पार्टी ने नहीं दिया, वो अलग होकर आजाद लड़ रहे हैं। ये भी एक अच्छा बात है, ये भी हमारी जमहूरियत का हुस्न है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने चूंकि क्रिटिसिज्म करने का ठेका लिया हुआ है, किसी तरफ हमने टिकने नहीं देना होता किसी भी फ्रीक को या किसी भी पार्टी को, तो हम लगे हुए। ठीक है, चलिए, बात वैसे यही है कि जैसे ही आम इंतखाबात का वक्त करीब आता है तो फिर शरीक इख्तदार और बंटवारे के जो फार्मूले हैं उस पर सियासी ज़रूरतमंद एक दूसरे के हम आवाज़ बन जाते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे। आम इंतखाबात करीब हैं, बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे, और बिलावल भुट्टो का सानिया मॉल टाउन की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। सवाल हमारा ये है कि ये मुतालबा अब क्यों और किससे किया जा रहा है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबात करीब हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने सानिया मॉल टाउन की शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है और वो कहते हैं कि नून लीग से दोबारा इत्तेहाद शर्मिंदगी का बायस होगा। और टिकटों की तकसीम पर पीपल्स पार्टी में भी कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। पीजे मीर साहब, ये जो अब सानिया मॉल टाउन की तहकीकात का मुतालबा है, ये किससे किया जा रहा है आपके ख्याल में, और अब क्यों किया जा रहा है ये मुतालबा? देखिए जी, आप ये मुतालबा कर रहे हैं बिकॉज चीफ मिनिस्टर जो हैं इस वक्त सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड नहीं है। मेरा ख्याल है शायद उनको ये दोबारा रिमाइंड करा रहे हैं कि भाई आप इसकी कुछ कर लें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो
पहले हमने एक अलायंस देखा था पीपीपी और पीएमएलएन का, बड़ा अननेचुरल था। इनफैक्ट मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था लंदन से, जब वो जहाज़ के अंदर उन्होंने मुझे बताया, मैंने फैसला कर लिया। मैं कहा जी क्या किया, कि मैं सुबह गवर्नमेंट से जा रहा हूँ और ही वांटेड चौधरी शुजात एंड परवेज इलाही टुगेदर, तो हम एक तकड़ी मुस्लिम लीग बनाए। तो बहरहाल वो नहीं हो सकी फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन ये जो जितने भी इत्तेहाद आप पाकिस्तान में देखते हैं, ये सियासी बयानात देखते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं। यहाँ किसी का कोई दीन या कोई ईमान नहीं है। लोगों की जो हम बातें करते हैं वो थेरेटिकल बातें होती हैं। और आज भी आप देख लें, जितने भी पिटिशंस जो जा रही हैं वो अपनी सर्वाइवल के लिए या पार्टी सर्वाइवल के लिए। किसी ने कोई पिटिशन डाली है कि जी रोटी महंगी हो गई है, किसी ने पिटिशन डाली है पेट्रोल महंगा, आपके एम्प्लॉयमेंट्स नहीं हो रही हैं, क्या नहीं हो रहे, ये कोई डली है कभी पिटिशन? नेवर। इस तरह की कभी आपने देखते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें अभी भी हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, एक ही तरीके के साथ कर सकते हैं। जो मर्जी आप पॉलिटिकल डिबेट कर लें, जो मर्जी आप पॉलिटिकल अपने ऑब्जर्वेशंस दे दें, एनालिसिस दे दें, एक ही तरीका है साथ बैठने का। और आपका जो मॉनिटर है ऊपर, मैं बड़ा स्ट्रेट हूँ, मॉनिटर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि ये डंडे के अलावा कुछ सीखने वाला नहीं है, ना कुछ चलने वाला आगे। तो ये बैठ जाए, जो SIFC कर लिया आपने, बेहतर काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर आप ओवरऑल अगर कह दें इन सबको बिठा के कि भाई तुम कर लो पाकिस्तान के लिए, तो वी हैव होप, अदरवाइज देयर इज नो होप। जनरल फ्रैंको ने 30 साल, हिस्ट्री है ये, मैं आपको एक्चुअल हिस्ट्री बता रहा, 30 ही रूल्ड स्पेन, और उसके बाद उसने दोबारा मोनार्की को दे दिया वंस ही कंट्रोल्ड एवरीथिंग। हालांकि आज भी आपके वो टेररिज्म और जो इंसर्जेंसी नॉर्थ में है, बैस की मूवमेंट्स हैं अभी भी, लेकिन हम यह कर सकते हैं। लेकिन हमने क्यों नहीं करनी, कि नहीं मैंने करनी है, तुमने नहीं करनी। और इस चक्कर के अंदर आपका अवाम, आपके ये इदारे, हर चीज पोलिटिसाइज होके और हम का बेड़ा गर्क हम कर देते हैं। अब है ना, मुझे बताओ तो करे कौन? मेरे अंदर है, लोग बड़ी इख्तलाफात मुझसे करेंगे, एक ही है, ये आपका मॉनिटर पीछे रखो और आगे सियासतदानों बेटा गाड़ियां चलाओ और सही तरीके से चलाओ। ठीक है जी। नज़ीर वाघा साहब, आपको क्या लगता है जो बिलावल भुट्टो साहब ये डिमांड कर रहे हैं शफाफ तहकीकात की, सानिया माल्टा उनकी किससे कर रहे हैं और अब क्यों कर रहे हैं, और दूसरा जो नून लीग से दोबारा इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने बयान दिया है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा है अभी हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट जो कह रहे हैं कि कोई दीन, कोई मजहब, कोई कमिटमेंट, कोई वादे नाम की चीज़ ही नहीं है। जब ये वजीर खारजा थे इनके साथ, तो क्या उस वक्त इनको याद नहीं था कि सानिया माल्टा उनकी तहकीकात कराई जाएं? उस वक्त तो ये हुकूमत का हिस्सा थे, कल के इत्तेहादी वजीर खारजा रहे। जी बिल्कुल। क्या उस वक्त ये केस बंद हो गया था? क्या सानिया मॉडल टाउन उस वक्त इनको याद नहीं आ रहा था? अब ये देखिए, ये हैं सियासी इख्तलाफात, किस तरह ये लोग इन वाकयात को कैश करते हैं। वो लोग जो बेचारे उस वाक़े में शहीद हो गए, आज बिलावल भुट्टो साहब उनको कैश कर रहे हैं, किस तरह अपनी मुखालफत का इजहार कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि आइंदा कभी हमारा था, और मैं मान ही नहीं सकता, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जानी है कि बिलावल भुट्टो और नून लीग ने फिर इकट्ठे हो जाने। यानी जब इंतखाबात हो गए, आपको याद होगा हम पिछले प्रोग्रामों में ये मैं बार बार बात कहता था कि ये PDM की हुकूमत आप एक दफा खत्म होने दी, फिर आप तमाशा देखें, और वही हुआ, सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए। आज इनके बयानात देखें, बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में तो बैठे हुए हैं और उनको लोग ये यकीन दिला रहे हैं कि यहाँ आपको बहुत बड़ा शेयर मिलेगा, 1-2 सीटें शायद आप यहाँ से जीत सकते हैं। लेकिन हकायक बिल्कुल इसके बरक्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पोजीशन वो नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब डेरे डालने, मेरा तज्जिया है एक सीट भी यहाँ से ना मिले। लेकिन असल बात है जी कमिटमेंट की। ये क्यों इस तरह के वादे करते हैं, क्यों इस तरह की बातें करते हैं ये सारे पॉलिटिशियन? हम बाद में ऐसा नहीं करेंगे, हम दोबारा ज्वाइंट नहीं होंगे। और इंतखाबात में आप इनकी तकरीरें सुने, उफ, एक दूसरे के ऊपर ये जो गंद उछाल रहे होते हैं, वो सारी चीजें लोग याद रखते हैं। कि फिर वो जो शुरू में PJ मीर साहब ने कहा था, फिर कोई नजरिया तो ना हुआ, फिर
कमिटमेंट तो ना हुई। फिर अच्छा, वोटर को जो ये कहते हैं, ये जो अपना एक सामने मैनिफेस्टो लेके आते हैं कि हम ये करेंगे, हमारा ये नजरिया है उस पार्टी में और हम में ये फर्क, तो फिर एकदम क्या वोटर को कहते हैं कि इस बंदे को अब आप वोट वही देने बात है वागा साहब, जिस तरह से जब हदफ ही सब कुछ बन जाता है तो फिर वहाँ मंशूर और नजरियात की क्या वक़्त हो सकती है। मशीन है, कोई इलेक्ट्रिक चीज है कि आप उसको बटन ऐसे करें तो वो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए। और यही बर्बादी है हमारे जमहूरी निजाम में कि हम कमिटमेंट वाले नहीं हैं, हमारे अपने नजरियात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। रजी साहब, आप क्या कहेंगे? कल के इत्तेहादी वज़ीर ख़ारजा ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि नून लीग से दोबारा इत्तेहाद शर्मिंदगी का बाइस होगा। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ये उनकी पॉलिटिकल इलेक्शनरिंग की स्टेटमेंट है और इसको फेस वैल्यू पे कतई भी नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन के दौरान सियासतदान इस तरह की लॉफ्टी स्टेटमेंट्स दिया करते हैं, बड़ी बातें किया करते हैं और इलेक्शन के बाद उनको भूल जाया जाता है। अभी एक बात हुई, उन्होंने 300 यूनिट्स जो हैं वो फ्री करने का भी ऐलान किया है और वापडा जो है हमारे यहाँ, उसका अपना ये डाटा बताता है कि तकरीबन 62% जो हमारे कस्टमर हैं, या 62 हैं या 72 हैं, इतने परसेंट कस्टमर जो हैं वो 300 या 300 से कम यूनिट्स बिजली जलाते हैं। तो अगर, और ये कोई इसकी लागत कोई 122 अरब रुपया बनती है, तो आप अगर उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड या कहीं से फाइनेंस कर देते हैं तो यूं एक पॉलिटिकल गिमिक तो हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर बाकायदा वर्किंग हुई थी। अगर आपको याद हो तो अपना हमजा शहबाज ने अपनी हुकूमत के अंदर ये अनाउंस किया था और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने लगे थे। वो तो भागम भाग हम ख्याल जजों ने उसके ऊपर स्टे दिया, वरना वो शायद जो चंद दिनों की उनकी हुकूमत थी, चंद हफ्तों की, उसमें ये हो जाता। और इसके लिए हमने मंजूरी भी ले ली हुई है IMF से कि हम ये जो है वो टारगेटेड सब्सिडी देने जा रहे हैं। लेकिन एनी हाउ, देखिए, बिलावल साहब जो हैं वो अपने बुजुर्गों की जो गुमगश्ता उनकी मिरास है, उनका जो वोट है, और लाहौर कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था। जिस तरह वो मियाँ साहिबान का गढ़ है, इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी गढ़ होता था। भुट्टो साहब खुद इससे यहाँ से लड़े और इलेक्शन जीते, बेनजीर साहिबा खुद लड़ी और यहाँ से इलेक्शन जीती। तो बिलावल उस लेगेसी को रिवाइव करने के लिए यहाँ पे हैं। ज्यादा इम्कान तो यही है कि वो पहली अटेम्प्ट के अंदर शायद कामयाब ना हो सके, उन्हें फिर दोबारा भी यहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़े। लेकिन ये अच्छा है कि एक सूबे के सियासतदान दूसरे सूबे से इलेक्शन लड़े। मैं उनके मौजूदा किसी भी स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पे लेने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन चलते चलते एक बात, PMLQ जो है उसके दो हिस्से हुए थे। एक तो PTI में जम हो गया था, दूसरा चौधरी शुजात साहब की सरबराही में कायम था। और मियां नवाज शरीफ जब इनके घर गए थे तो उस वक्त ये तय हुआ था कि चौधरी साहब के साहबजादे को और उसके नीचे उनके, मेरा ख्याल है कि एक और साहबजादे को टिकटें मिलेंगी। लेकिन उनके भाई को इनकार हो गया था उसी वक्त ही, उसी मीटिंग में ही, जब मियां नवाज शरीफ शुजात के पास बैठे हुए थे। शायद उनके भाई इस तरह की वो अपने भाई के लिए टिकट इंश्योर करना चाह रहे हैं और ये स्टेटमेंट्स उसका नतीजा। ठीक है जी सलमान आबिद साहब। देखिए, मैंने तो असल में बात की थी कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में टिकटों की तकसीम की बदर बांट जो है जिस बेहुदा तरीके से होती है, और मैंने किसी एक जमात का नाम नहीं लिया, सबका ही नाम लिया था। लेकिन मसला यह है कि आपको याद होगा, और रजी साहब को खास तौर पे याद करवाना जरूरी है, कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब आए थे ना, वहां से जिला वतनी इख्तियार करके बाहर पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जनरल मुशर्रफ के साथियों को मैं किसी भी सूरत में कोई टिकट नहीं दूंगा। फिर सारी टिकटें माशाल्लाह जनरल मुशर्रफ के साथियों में बटी थी, वो भी हमने देखी थी। फिर कहा था लंदन में बैठ के कि मैं MQM से किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करूंगा। फिर MQM के साथ भी इत्तेहाद किया, वो भी उनकी मजबूरी थी। अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में जो गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब और मरियम और शहबाज शरीफ करते रहे, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा, फिर टिकटें भी उनको दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो मसला ये है कि इतना शानदार मुकदमा तो मुस्लिम लीग नून का को नवाज शरीफ नहीं पेश कर सका जितना रिजवान रजी साहब ने पेश कर दिया है। उनको मुबारकबाद, मैं लाइट नोट पे कह रहा हूँ, इसमें माइंड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, बिलावल साहब जो हैं वो, मैं हमेशा से आपको भी कहता रहा हूँ, जो रिजवान रजी ने बात की है मैं उसी को इंडोर्स करूंगा। बिलावल की बातों को ज्यादा संजीदा ना लिया करें, वो एक पॉलिटिकल स्कोरिंग का खेल खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को अगर आपने समझना है तो आपको आसिफ अली जरदारी को रीड करना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी बात करते हैं उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दिया कीजिए, बच्चों की बातों पे ज्यादा तवज्जो ना दिया करें, क्योंकि उनके वालिद के बकौल अभी मेरा बेटा जो है इमेच्योर है और पॉलिटिकल ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो उनकी बातों को ज्यादा संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है जी, बात आखिर में वही आ जाती है कि इस कुएं सियासत में कल के दोस्त आज के दुश्मन और आज के दुश्मन कल के दोस्त बनते ज़रा देर नहीं लगती, कब कौन कहाँ किसकी ज़रूरत बन जाए ये भी पता नहीं चलता। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।